हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस सिंपल सी क्लास में, आज की इस वोकेबलरी की क्लास में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे और इनको बहुत अच्छे तरीके से, इनके मीनिंग को और इनके एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कि आप ऐसी कंडीशन में हैं जहां आप कंफर्टेबल नहीं हैं। मान लीजिए कि कोई फिश है, अब उस फिश को वो हैबिचुअल किस चीज़ की है, वो हैबिचुअल है वाटर की, पानी की। लेकिन अगर उस फिश को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या वो कंफर्टेबल रहेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई इंसान कंफर्टेबल ना हो, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहते हैं अ फिश आउट ऑफ वाटर। क्योंकि जैसे ही मछली पानी से बाहर आती है वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब हो जाएगा एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। कई बार ऐसा होता है कि जब रिश्तेदार मिलके आपकी क्लास लगा देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप क्या हो जाते हो? अनकंफर्टेबल हो जाते हो। तो उसी को कहा जाता है अ फिश आउट ऑफ वाटर। चलिए इसके मीनिंग को और एग्जाम्पल को समझते हैं। मीनिंग अभी बता ही दिया मैंने आपको, एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि मुझे लगा, मैंने महसूस किया, कैसा? अ फिश आउट ऑफ वाटर एट द पार्टी। कहाँ पार्टी में? बिकॉज आई न्यू नो वन, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता था। जब मैं किसी को नहीं जानता तो मैं किसी से बात भी नहीं कर पाऊंगा, तो वो सिचुएशन, वो कंडीशन मेरे लिए क्या हो जाएगी? थोड़ी अजीब सी हो जाएगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आपको अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब समझ में आ गया होगा, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान क्या हो जाता है? अनकंफर्टेबल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम इज अ स्टोन्स थ्रो या फिर स्टोन्स अवे। वैसे इसका जो यूज करेक्ट तरीके से किया जाता है वो ये होता है अ स्टोन्स थ्रो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज जो बहुत पास है, आपसे कहा जाए कि आप कोई पत्थर है उसको फेंक दो, तो आप क्या 5 या 6 किलोमीटर दूर पत्थर फेंक सकते हो? क्या इतनी कैपेसिटी है आपकी फेंकने की? नहीं ना। तो किसी चीज को अगर आप फेंक रहे हैं तो आप पास में ही तो फेंक पाएंगे, 100 मीटर, 150 मीटर, इस तरीके से, इतनी दूरी पर। तो कोई चीज जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप उसको बोल सकते हो एट अ स्टोन्स थ्रो। यानी कि कोई चीज जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जैसे आपने पत्थर फेंका, तो पत्थर कितनी दूर फेंक पाओगे? 5 किलोमीटर? ना जी ना, 5 किलोमीटर नहीं फेंक पाओगे तुम। ठीक है। तो कोई चीज जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है उसके लिए किसका यूज किया जाता है? एट अ स्टोन्स थ्रो। ठीक है। यानी कि कोई चीज इतनी दूर है जितनी दूर पे हम पत्थर फेंक सकते हैं। सो इजी। चलिए इसके मीनिंग और एग्जांपल को समझते हैं। मीनिंग मैंने बता ही दिया आपको, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि कोई चीज जो बहुत ज्यादा दूर ना हो। एग्जांपल, माय कॉलेज इज एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि मेरा कॉलेज कहाँ है? बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर है। फ्रॉम माई होम, यानी कि मेरे घर से। सो इजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम इज एट द 11th आवर। मानो कि दिन में जो क्लॉक होती है उसमें कितने घंटे होते हैं? उसमें होते हैं 12। ठीक है। लेकिन आप काम शुरू कर रहे हो कब? 11वें घंटे पे, यानी कि आपको 12 घंटे का समय दिया गया था किसी काम को करने के लिए, और आप उस काम को स्टार्ट कर रहे हो एट द वेरी लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर। यानी कि आप उस काम को बिल्कुल अंतिम समय पर शुरू कर रहे हो, यानी कि जो टाइम पीरियड दिया गया है, यानी कि जो लिमिट दी गई है उस लिमिट से जस्ट पहले आप किसी काम को स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि एट द वेरी लास्ट। तो उसी को क्या कहा जाता है? तो उसी को कहा जाता है एट द 11th आवर। जैसे कि जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं, बिल्कुल लास्ट टाइम पे, एंड मोमेंट पे आप तैयारी करना शुरू करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर प्रिपेयरिंग एट द 11th आवर, यानी कि आप बिल्कुल लास्ट टाइम पे उस चीज की तैयारी कर रहे हैं। चलिए इसके मीनिंग और एग्जाम्पल को समझते हैं। मीनिंग, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी कि आखिरी पल में, आखिरी क्षण में, बिल्कुल लास्ट टाइम पे, यानी कि जिस काम को करने का जो समय खत्म होने वाला है उस खत्म होने वाले समय से जस्ट पहले अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो यू आर डूइंग एट इट एट द 11th आवर। ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल को समझते हैं। राहुल वॉज स्कोल्डेड, राहुल को स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब होता है डांट दिया गया, फॉर सबमिटिंग द असाइनमेंट, यानी कि क्या करने के लिए? असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए, जमा करने के लिए। कब डांट दिया गया? क्योंकि वो कर रहा था कब? एट द 11th आवर, यानी कि बिल्कुल एंड मोमेंट पर, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अगर कोई काम किया गया तो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब ये जो बार्क होता है, ये दो मीनिंग होते हैं इस बार्क के, ये दो तरीके से काम करता है। ये बार्क एक काम करता है नाउन की तरह, यानी कि ये बार्क नाउन भी है और ये बार्क वर्ब भी है। अगर ये बार्क नाउन है तो ये नाउन के रूप में जो बार्क होता है, इसका मतलब होता है पेड़ की जो छाल होती है। जैसे कई बार जब हम छोटे होते थे, या फिर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि आप छोटे हो और खेलते खेलते लग जाती हो, बहुत ज्यादा ये एल्बोज और नीज फूट जाती हैं खेलते में, बच्चे बहुत गिरते हैं। तो हम क्या करते थे कि उस टाइम पे
जो नीम की जो छाल होती है उसको घिस के, उस पर थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा उसको घिस दिया, और घिस के वो जो छाल होती थी वो जहाँ पे भी आपके वुंड है, जहाँ पे भी आपके लगी है, वहां पे उसको लगा देते थे। तो बार्क का एक मतलब होता है पेड़ की छाल, आउटर स्किन ऑफ अ ट्री। और ये जो बार्क अगर वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, तो वो जो डॉग यानी कि जो कुत्ता होता है जो भौंकने का काम करता है, उस भौंकने को क्या कहा जाता है? वो बार्क। लेकिन जब भौंकना है तो वो वर्ब के सेंस में होगी, और पेड़ की अगर छाल है तो वो नाउन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, अगर ट्री से संबंधित है तो ये क्या हो गया? छाल हो गया। तो आपको छाल उतारने भेजा किसी और चीज की, और आप छाल उतार लाए किसी और चीज की, यानी कि आपने जो काम था वो क्या कर दिया? रॉन्ग कर दिया। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि छाल चाहिए थी किसी और पेड़ की, आप ले आए किसी और पेड़ की। अब इसके मीनिंग को समझते हैं। अब ये मीनिंग तो आपकी समझ में आया होगा। चलिए अब इस ईडियम का मीनिंग समझते हैं कि इस ईडियम का जो रियल मीनिंग है वो मीनिंग क्या है। इसका रियल मीनिंग है कि किसी इंसान के बारे में गलत सोच लेना, गलत अंदाजा लगा लेना, या फिर गलत अनुमान लगा लेना। किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी घटना के बारे में गलत सोच लेना, मान लेना, जान लेना, वही क्या कहलाता है? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। या फिर इसका एक मतलब ये होता है कि किसी काम को ऐसे तरीके से करना जिससे कि कोई फायदा ही ना हो, कुछ हासिल ही ना हो, जो भी काम है वो बर्बाद हो जाए, बेकार हो जाए। चलिए इसके मीनिंग और एग्जांपल को और क्लियर तरीके से समझते हैं। डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, यानी कि इस तरीके से कोई काम करना कि वो जो काम है वो हो ही ना, और उससे कोई फायदा भी ना हो। या फिर बी रॉन्ग्स अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज के बारे में गलत अनुमान लगा लेना। एग्जाम्पल, आई एम नॉट द पर्सन हु स्प्रेड दोज रूमर्स, यानी कि मैं वो इंसान नहीं हूं जो तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाता है। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि तुम क्या हो इस जगह पर? यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तुमने गलत अनुमान लगा दिया है, तुमने गलत अंदेशा लगाया है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा हूं। ठीक है, हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहते। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम इज कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। अभी तक तो किडनी बेक बेक कर आईफोन खरीदे जा रहे थे, लेकिन अब कोई चीज इतनी महंगी हो कि उसको खरीदने के लिए आपको अपने हाथ और पैर बेचने पड़े। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब होता है कि कोई चीज बहुत महंगी है, जिसकी कीमत आपको कैसे अदा करनी पड़ेगी? आपको अपने हाथ और पैर देकर, यानी कि कुछ बहुत महंगा हो, इसका मतलब होता है वेरी कॉस्टली। चलिए इसके मीनिंग और एग्जांपल को समझते हैं। हाँ जी, वेरी कॉस्टली या फिर वेरी एक्सपेंसिव, कोई चीज जो बहुत महंगी है उसी को क्या कहा जाता है? कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। दिस फोन इज लवली, यानी कि ये फोन बहुत अच्छा है, बट इट कैन कॉस्ट मी एन आर्म एंड लेग। एन आर्म एंड लेग, इसका मतलब क्या हो गया कि ये फोन मेरे लिए क्या हो गया? वेरी एक्सपेंसिव और वेरी कॉस्टली। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, यहां पर ये अगर इस तरीके से वंस आ रहा है तो इस वंस की जगह पे आप पजेसिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं, जैसे कि माई है, अवर है, योर है, और हिज भी हो सकता है। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेंगे आपके किस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि इस वन में भले ही अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, लेकिन इनमें से किसी में भी अपोस्ट्रोफी एस का कोई यूज नहीं करना आपको। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि वन में आपने भले ही अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, लेकिन इसके अलावा आप इनमें कभी भी किसी के साथ, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ, कभी भी आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी को बहुत बुरी तरीके से डांट देना, किसी को बहुत बुरी तरीके से चिल्ला देना, स्कोल्ड और चाइड और रेप्रीमेंड समवन बैडली, यानी कि बहुत बुरी तरीके से किसी को डांटना, चिल्लाना। चलिए इसके मीनिंग और एग्जांपल को समझते हैं। टू स्कोल्ड समवन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि किसी को डांट देना, या फिर रेप्रीमेंड समवन, किसी को चिल्ला देना या फिर डांट देना, दोनों का मतलब सेम होता है। स्कोल्ड का मतलब, रेप्रीमेंड का मतलब, और चाइल्ड, चाइल्ड नहीं, और चाइड, चाइड का मतलब भी क्या होता है? डांटना होता है। इन तीनों का मतलब डांटना ही है। स्कोल्ड का मतलब भी डांटना, चाइड का मतलब भी डांटना होता है, और रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का मतलब भी डांटना ही होता है। अब इसका मीनिंग समझते हैं। द टीचर गेव, अब गिव की जगह पर क्या हो गया? क्योंकि ये पास्ट में बनाया गया तो ये वर्ब सेकंड हो गई। सम बॉयज अ पीस ऑफ हिज माइंड, अब यहाँ पे हिज का यूज किया गया है, लेकिन क्या इस हिज में अपोस्ट्रोफी एस दोबारा से ऐड किया गया है? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनमें अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं किया जाता। हिज माइंड फॉर मेकिंग अ नॉइज, यानी कि टीचर ने कुछ लड़कों को बहुत बुरी तरीके से क्या कर दिया? डांट दिया। क्या करने के लिए? फॉर मेकिंग अ नॉइज, यानी कि शोर मचाने के लिए। जब शोर करते हैं तो डांट तो पड़ेगी ही। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। इन अ नटशेल,
अब कोई आपका दोस्त, कोई आपका बीमार बेचारा परेशान आत्मा दोस्त बैठा हुआ है, आपने गलती से उससे पूछे और भाई क्या हाल है। अब उसने जो कहानी बतानी शुरू की शुरुआत से लेकर एंड तक, अब आप इतने सुनने के लायक नहीं है, आप सुन नहीं पा रहे हैं, आपको भी परेशानी है, आपको भी प्रॉब्लम है कि इतनी कहानी कौन सुनेगा। तो आपने उससे कही रुक, थम, रुक जा, थम जा, पूरी कहानी बता लेकिन शॉर्ट में बता। टेल मी योर स्टोरी इन शॉर्ट। इन शॉर्ट का मतलब ही क्या होता है, इन अ नटशेल, यानी कि पूरी रामायण मत बता मुझे, पूरी कहानी मत बता, छोटी छोटी यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मुझे बता दे। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब होता है इन शॉर्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन इन शॉर्ट, समझे आप। तो इन अ नटशेल का मतलब हो जाएगा इन अ शॉर्ट, यानी कि वेरी ब्रीफ, बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं बताना, छोटे छोटे हिस्से में छोटी सी कहानी बता देना इंपॉर्टेंट पार्ट्स की। तो इसका मीनिंग हो गया एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, यानी कि बहुत शॉर्ट में बता देना, यानी कि इन शॉर्ट, छोटे में, संक्षेप में। इसको क्या बोल सकते हैं हम कि कोई कहानी, कोई स्टोरी किस में बता दो आप, संक्षेप में, यानी कि शॉर्ट में बता दो, उसी को क्या कहा जाता है, इन अ नटशेल। पूरी कहानी मत बताओ, इन अ नटशेल, सिर्फ शॉर्ट में बता दो कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। टेल मी, बताओ मुझे, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हें क्या दिक्कत है। पूरी कहानी मत बताओ, पूरी रामायण मत बताओ, इतना सुनने का टाइम किसी के पास नहीं है, सब बात बता दो, लेकिन कैसे, संक्षेप में, यानी कि इन शॉर्ट। और इस इन शॉर्ट की जगह पे ही किसका यूज किया जा सकता है, इन अ नटशेल का यूज किया जा सकता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम इज सेजिंग इन द सेम बोट। सेजिंग इन द सेम बोट, गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं तो उसके लिए ड्राइव का यूज किया जाता है, और बाइक चलाते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं या फिर स्कूटी चला रहे हैं तो उसके लिए राइड का यूज किया जाएगा। लेकिन समुद्र में जो जहाज, वो क्या होता है, वो राइड होता है या फिर ड्राइव किया जाता है। ना जी ना, वो तो क्या किया जाता है, वो तो सेल किया जाता है, SAIL, सेलिंग। सेलिंग इन द सेम बोट, यानी कि सेम बोट में ही सफर कर रहे हैं, यानी कि जैसी बोट आपकी है वैसी बोट हमारी है, आप जैसी बोट में यात्रा कर रहे हैं वैसी बोट में हम यात्रा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बोट से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ लेना देना है परिस्थिति से। आपकी भी परिस्थिति वही है, मेरी भी परिस्थिति वही है, आप भी मेहनत करते हो, मैं भी मेहनत करता हूँ। तो इस सेजिंग इन द सेम बोट का मतलब होता है सेम परिस्थिति में होना, बी इन द सेम कंडीशन, यानी कि सेम परिस्थिति में होना। इसी को क्या कहा जाता है, सेजिंग इन द सेम बोट। आप भी ऐसी बोट में, मैं भी ऐसी बोट में, यानी कि दोनों की कंडीशन कैसी हो गई, सेम हो गई। तो इसी को कहते हैं सेजिंग इन द सेम बोट। मीनिंग और एग्जाम्पल समझते हैं। बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, जरूरी नहीं है कि डिफिकल्ट हो, लेकिन हो भी सकती है डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, लेकिन कुल मिला के जो सिचुएशन है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसके लिए एक और ईडियम होता है ऑन द सेम पेज, यानी कि हम सेम पेज पर ही हैं, जहां तुम हो वहीं मैं हूं, जैसी कंडीशन तुम्हारी है वैसी कंडीशन मेरी है, मैं यहाँ तू वहां, लेकिन कैसे, सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशन में। तो उसी को क्या कहा जाता है, सेलिंग इन द सेम बोट और ऑन द सेम पेज। एग्जाम्पल समझते हैं, ही एंड आई, ये ऑर्डर याद रखेंगे, थर्ड पर्सन पहले, सेकंड पर्सन उससे भी पहले, और फर्स्ट पर्सन लास्ट में, पॉजिटिव सेंस में। ही एंड आई आर सेलिंग इन द सेम बोट इन द मैटर ऑफ मनी। हाँ जी, पैसे का खेल बाबू भैया, पैसे का खेल। तो वो और मैं कैसी कंडीशन में है, सेम डिफिकल्ट कंडीशन में है। किस मामले को लेकर, पैसे के मामले को लेकर। ना उसकी कंडीशन अलग, ना मेरी कंडीशन अलग, ना तुम्हारी कंडीशन अलग, सबकी कंडीशन कैसी है, सेम ही है। तो इसी को कहा जाता है सेजिंग इन द सेम बोट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, कुछ रिश्तेदारों का यही काम है भैया। कुछ रिश्तेदार क्या करते हैं, उनका कोई और काम नहीं होता, उनका काम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड का मतलब क्या है, और जोड़ देना। क्या, फ्यूल, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, और किस में, आग में। आग में और ईंधन दोगे तो क्या होगा, आग और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कुछ रिश्तेदारों का ये काम होता है कि किसी के घर आएंगे और घर में आके अगर आग लगी होगी तो उस आग में ईंधन डाल देंगे तो वो आग और जोर से लगेगी। यानी कि किसी स्थिति को बुरा, यानी कि कोई बुरी स्थिति है, उस बुरी स्थिति को और बुरा बना देना ही क्या कहलाता है, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। चलिए इसके मीनिंग को समझते हैं। मीनिंग, मेक अ वर्स्ट सिचुएशन वर्स्ट, यानी कि किसी बुरी स्थिति को और बुरा बना देना ही क्या कहलाता है, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। एग्जाम्पल, हिज अंकल ऑलवेज एड्स, यानी कि उसके अंकल क्या करते हैं, हमेशा एड्स फ्यूल टू द फायर, यानी कि बद से बदतर स्थिति कर देते हैं, यानी कि अगर कोई बुरी स्थिति में है तो उससे और ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंचा देना, बेकार से बेकार कर देना,
यानी कि मामले को बिगाड़ देना ही क्या कह जाता है, ऐड फ्यूल टू द फायर। तो उसके अंकल भी क्या करते हैं, स्थिति को हमेशा बिगाड़ देते हैं। कब, इन द फैमिली मैटर्स, बात होगी इतनी सी और अंकल उस बात को कर देंगे इतनी बड़ी। ठीक है, बच कर रहो ऐसे अंकल से और ऐसी आंटियों से भी बच कर रहो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। अब वुल्फ, वुल्फ का क्या मतलब होता है भैया, बोलो, मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, तू बोल तो सही, मैं तेरी सब सुन लेता हूं, बस तू बोलता नहीं है, मुझे दुख है इस बात का। तो वुल्फ, वुल्फ का क्या मतलब होता है, वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया। और जब भेड़िया आपके दरवाजे तक आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, उसको पार्टी करनी है, नहीं, उसको भूख लगी है। जब भूख लगी है तभी तो वो शिकार की तलाश में इधर उधर जाएगा। तो कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, यानी कि अगर उस भेड़िए को दूर रखना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका पेट भरा रखना पड़ेगा। जो उसका पेट है वो अगर भरा रहेगा तो वो दरवाजे से दूर रहेगा। तो इसका मतलब भी क्या होता है, इस ईडियम का मतलब टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, इसका मतलब भी यही होता है कि भूखे मरने से बचना। कुछ खाते रहना, कमाते रहना और कुछ ना कुछ मेहनत करते रहना जिससे कि पैसा आता रहे, और पैसे से क्या करते रहें, हम खाना खाते रहें। खाना खाते रहेंगे तो भूखे नहीं मरेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, अवॉइड स्टारवेशन। स्टार्व का मतलब भी क्या होता है, भूख से मरना। तो अवॉइड स्टारवेशन के लिए क्या कहा जाता है, टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। जैसे कि हम सबके पिताजी काम करते हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम सब तो भूखे मर जाएंगे। ठीक है, चाहे आप कितना भी कमाते सही, लेकिन पिताजी की हेल्प जरूर चाहिए होती है। तो पिताजी क्यों कमाते हैं, जिससे कि हम बच सकें, वो मेहनत करते हैं जिससे कि हम जिंदा रह सकें, हम कुछ खा सकें और आगे बढ़ सकें। चलिए इसके मीनिंग को और एग्जाम्पल को समझते हैं। अवॉइड स्टारवेशन, इसका मतलब ये है कि भूखे मरने से बचे रहना। स्टार्व, स्टार्व का मतलब होता है भूख से मर जाना, और अवॉइड यानी कि बचे रहना। किससे बचे रहना, स्टारवेशन, भूखे मरने से। एग्जाम्पल समझते हैं। ही डज 2 जॉब्स, यानी कि वो करता है, क्या करता है, वो 2 जॉब करता है। तो क्या करने के लिए, टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, यानी कि भूखे मरने से बचने के लिए वो क्या करता है, ही डज 2 जॉब्स, भूखे मरने से बचने के लिए। इसी को क्या कहा जाता है, टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। टू टेक टू टास्क, इसका मतलब भी होता है कि किसी को बहुत बुरी तरीके से डांट देना, स्कोल्ड कर देना, रेप्रीमेंट कर देना, बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से डांट देना किसी को। क्या, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तू एक बार बाहर आ, बाहर आ। किसी को इस तरीके से डांटना, बहुत ही बुरी तरीके से। हाँ, ऐसे ही डांटना किसी को, ही क्या कह जाता है, टू टेक टू टास्क। चलिए इसके मीनिंग और एग्जांपल को समझ लेते हैं। विच इज वेरी इजी टू स्कोर समवन बैडली, यानी कि किसी को बहुत बुरी तरीके से डांट देना। राधिका टुक मोहित टू टास्क फॉर नॉट ब्रिंगिंग मदर्स मेडिसिन, यानी कि राधिका ने बहुत बुरी तरीके से मोहित को डांट दिया। क्यों डांट दिया, फॉर नॉट ब्रिंगिंग, ना लाने के लिए, क्या, माता जी की दवाइयां ना लाने के लिए। फिर तो उसको मार पड़नी चाहिए थी कि माता जी की दवाई नहीं लाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है शक के दायरे में होना, शक के घेरे में होना। जैसे कि बच्चे कई बार चॉकलेट खाते हैं, और चॉकलेट खाते हैं वो चोरी छिपे, कि किसी को पता ना चल जाए, लेकिन वो बेचारे इतने नादान होते हैं, इतने इनोसेंट होते हैं कि जो चॉकलेट के कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो उनके लिप्स के आसपास लग जाते हैं। साइड में चॉकलेट लगी हुई है लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैंने चॉकलेट नहीं खाई। तो वो बेचारे नादान हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए तो ये यूज नहीं होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, कि कोई ऐसा इंसान जिसने कोई गलत काम किया है, और या फिर वो अभी शक के दायरे में है। शक के दायरे में होना ही क्या कह जाता है, अंडर अ क्लाउड। जैसे कि हो सकता है कि आपको किसी पर शक हो कि आपका कोई फोन, पेन, लैपटॉप, बैग कुछ चोरी हो गया है, तो आपको भी किसी पर डाउट होता है, यही है, यही है, इसी ने चुराया होगा, इसी ने चुराया होगा। कंफर्म नहीं हो, लेकिन फिर भी वो शक के दायरे में है कि हो सकता है इसने चुरा लिया हो। ठीक है, चुरा के बैग मेरा, पता नहीं कहाँ चले, वो शक के दायरे में, और पता नहीं कौन चुरा के दे गया उसको, ये भी हमें आइडिया नहीं है। तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहते हैं अंडर अ क्लाउड। मीनिंग एंड एग्जांपल, अंडर सस्पिशन, यानी कि कोई अंडर डाउट है, यानी कि किसी इंसान पर हमें डाउट हो रहा है, डाउट में है, सस्पिशन में है, शक के दायरे में है। द मैनेजर फायर्ड विशाल, हे विशाल, मैनेजर ने उसे फायर कर दिया, क्योंकि ही वॉज अंडर अ क्लाउड फॉर मिसिंग सम फाइल्स, यानी कि क्योंकि वह अंडर सस्पिशन, अंडर डाउट, क्योंकि वो शक के दायरे में था, क्या करने के लिए, मिसिंग सम फाइल्स, यानी कि कुछ फाइल्स को गायब कर देने के लिए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ।
अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है मानो कोई एक चीज है, उस चीज को आप भी देना चाहते हो और आपके मोहल्ले के 10 लोग हैं वो भी इस चीज को देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए लड़ाई होगी। तो अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की वजह, लड़ाई की जड़ को ही क्या कहा जाता है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे कि आजकल के जमाने में प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, भाइयों के बीच में भाई आपस में लड़ रहे हैं, माँ बेटे आपस में लड़ रहे हैं कि प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, इसको ना मिले, उसको ना मिले, चाचा ताऊ के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है कि इनका हिस्सा हमें मिल जाए, उनका हिस्सा उन्हें ना मिले, सब हमें मिल जाए। लेकिन साथ क्या जाएगा, साथ तो कुछ भी नहीं जाएगा ना, तो फालतू में क्यों किसी का कुछ माल हड़पना। ठीक है, तो अबोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की वजह, झगड़े की जड़। और इसके लिए एक और ईडियम होता है, वो होता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है झगड़े की वजह, झगड़े की जड़। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या फिर अ बोन ऑफ कंटेंशन, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है, झगड़े की वजह। मीनिंग समझते हैं। अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, क्वेरल भी हो सकता है, अ मैटर ऑफ क्वेरल या फिर अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि झगड़े की वजह। एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि प्रॉपर्टी क्या है, झगड़े की जड़ है, झगड़े का कारण है। अमंग द 3 ब्रदर्स, अब यहीं पे अगर 2 भाई होते, 2 होते तो अमंग का यूज नहीं करते, 2 के लिए बिटवीन का यूज करते, लेकिन यहाँ पे 3 भाई हैं तो 3 के लिए या फिर 2 से ज्यादा के लिए अमंग का यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल बनाने में भी ग्रामेटिकल यूज किया जाता है, वैसा नहीं है कि वोकेबलरी पढ़ रहे हैं तो ग्रामर को छोड़ देंगे, ग्रामर को भी साथ साथ चलाते रहिए। तो आई होप कि आपको ये बोन ऑफ कंटेंशन या फिर एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। अ क्लोज शेव, अ क्लोज शेव, इसका मतलब होता है बहुत बारीकी से बचना। ये मानो कि ये गोली आई और ऐसे, गोली आई ऐसे करके आप उससे बच गए हीरो की तरह, तो ये क्या हुआ, अ क्लोज शेव। और इसके लिए एक फ्रेज होता है नैरो स्केप, यानी कि बाल बाल बचना। इस तरीके से कोई बाइक आई, कुछ कार आई, वो बिल्कुल ऐसे करके बराबर से चली गई, ऐसे 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 करके बराबर से चली गई, छू भी नहीं पाई, बच गए आप। तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहते हैं अ क्लोज शेव। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं मीनिंग एंड एग्जांपल की तरफ। नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, यानी कि खतरे से बाल बाल बच जाना, बाल बाल बच जाना, खतरे से जरा सा बच जाना, छू के टक से वापस आ जाना, ही क्या कहलाता है, अ क्लोज शेव। ही हैड अ क्लोज शेव इन दी एक्सीडेंट, यानी कि वह एक्सीडेंट में बिल्कुल हैड अ क्लोज शेव, बिल्कुल बाल बाल ही बचा वो, नहीं बचता तो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। बैड ब्लड, इस बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता, शत्रुता यानी कि दुश्मनी। लोगों के बीच में जब दोस्ती नहीं रहती, प्यार नहीं रहता, तो उनके बीच में क्या हो जाता है, शत्रुता हो जाती है, उनके बीच में दुश्मनी हो जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब समझ गए आप, दुश्मनी, शत्रुता। एनिमिटी, एनिमिटी का मतलब भी क्या होता है, शत्रुता होता है। या फिर एंग्री फीलिंग, हो सकता है आप किसी से नाराज हो गए हो तो उसके लिए आपके मन में अच्छी फीलिंग नहीं है, तो उसी को क्या कहा, गुस्से वाली फीलिंग है, तो वही एंग्री फीलिंग। देयर इज बैड ब्लड, यानी कि क्या है, या तो दुश्मनी है या फिर गुस्से वाली फीलिंग है। बिटवीन टू फ्रेंड्स, 2 दोस्तों के बीच में। बिकॉज ऑफ कंपनी शेयर, क्योंकि उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, किसको लेकर, कंपनी के शेयर्स को लेकर। तो अगर किसी के बीच में दुश्मनी है, झगड़ा है, इल फीलिंग है, एंग्री फीलिंग की जगह पे आप इल फीलिंग भी बोल सकते हो, इल फीलिंग है, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहते हैं बैड ब्लड। दुश्मनी होना, शत्रुता होना। आई होप कि आपने इन ईडियम्स को और फ्रेजेस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, सीखा होगा। मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूं। ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश पढ़ते रहिए, लेकिन हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।